नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग हमारा क्लास 12th का फिजिक्स का 5th चैप्टर जो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है, इसका दूसरा वीडियो बनाने वाले हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इस वीडियो के अंदर हमारे पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, होपफुली। अदरवाइज क्या बोलते हैं, 15 मिनट का एक वीडियो बचेगा बस। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला, व्हेन पॉइंट्स, तो हमारा पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, दैट इज बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल की वैल्यू क्या होती है, हाँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2md अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या है, 10 टू द पावर माइनस 7। 2md, m मतलब क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं रे, m इंटू 12। ठीक है, और यहाँ पे d क्या है, d इज द डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल का सेंटर टू द रैंडम पॉइंट, तुम्हारा डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी गेट फॉर आवर नॉर्मल डाइपोल एट अ डिस्टेंस ये। नेक्स्ट, नाउ व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट। इक्वेटोर मतलब क्या हो गया, बीच का। एक है एक्सियल लाइन, अगर ये तुम्हारा मैग्नेट है तो इस मैग्नेट के बीच से अगर एक लाइन जा रही है तो उसको हम लोग एक्सियल लाइन बोलते हैं। और अगर मैग्नेट के बीचों से तुम्हारा एक लाइन जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा इक्वेटोरियल प्लेन या फिर इक्वेटोरियल लाइन। It is in the given figure, the point P is shown on the equatorial line of the same bar magnet, where OP is equal to D। सेंटर से तुम्हारा जो पॉइंट का जो बीच में डिस्टेंस है वो तुम्हारा D के बराबर है। ठीक है, now the magnetic field strength at P due to the north pole of a magnet is given by क्या, नॉर्थ पोल। ये डिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगा, अगर ये पूरा का पूरा डिस्टेंस तुम्हारा 2L के बराबर है मान, ठीक है, दिस होल डिस्टेंस इज 2L, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, L। ये है तुम्हारा D, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो हमारे पास क्या मिला, वी गेट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल मिल गया। नाउ इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो मिल चुका हमें नीचे, सो दिस इज द डिस्टेंस। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला दैट वी गेट, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, दैट इज द मैग्नेटिक, ये क्या होता है तुम्हारा पोल स्ट्रेंथ। स्मॉल m मतलब पोल स्ट्रेंथ के बराबर होता है, पोल स्ट्रेंथ मल्टी अपॉन तुम्हारा ये डिस्टेंस जो है, दैट इज तुम्हारा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह से तुम्हारे पास एक और आ रहा है, दैट इज B2 की वैल्यू। B2 की वैल्यू क्या हो रही है तुम्हारी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन SP द होल स्क्वायर। अगेन तुम्हारा यही वैल्यू निकल के आ रहा है मगर अराउंड PS। नाउ हम लोगों ने यहाँ पे P जो है, व्हाट हैव वी टेकन इट, वी हैव टेकन इट एज अ नॉर्थ पोल, एक यूनिपोलर थियोरेटिकल नॉर्थ पोल की तरह देखा है। सो यहाँ पे जो हमारा नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल हो गया, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, है ना, इट विल बी अ रिपल्शन, और रिपल्शन तुम्हारा इस एक्सिस में होगा, इस डायरेक्शन में। अब ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो ये अट्रैक्शन की तरफ जाएगा तुम्हारे पास। नाउ इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो होगा ये वाला, ठीक है, दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर फॉर बोथ ऑफ देम। सो तुम्हारे पास जो मैग्नेट है इस पॉइंट पे तुम्हारा क्या करेगा, इस तरफ एक फोर्स डालेगा, ठीक है। तो हमारे पास B1 इज इक्वल टू B2 है in a magnet is in magnitude, so their components B1 sin theta along OP produces and B2 sin theta along OP will cancel each other out। so यहाँ पे क्या हो रहा है, देख तुमने क्या किया, सबसे पहले मैं इन सबको मिटाता हूँ, तुमको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस तरफ जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड को तुम क्या कर सकते हो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हो। कैसे रिजॉल्व करोगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तुम्हें B1 cos थीटा मिल जाएगा, है ना, यहाँ पे ये थीटा है तो ये तुम्हारा B1 cos थीटा के बराबर हो गया, am I right? दूसरा, तुम्हारे पास यहाँ पे एक और तुम्हारा ये आ रहा है फील्ड ऊपर की तरफ, ये क्या हो जाएगा, B1 sin थीटा, हाँ कि ना। अब दूसरा, यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा, यहाँ पे इस तरफ तुम्हारा अट्रैक्शन हो रहा है, सो इसको भी हम लोग कैसे कर सकते हैं, B2 cos थीटा और B2
साइन थीटा, ठीक है। हाँ, तो B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा, क्योंकि तुम्हारा B1 एंड B2 आर द सेम मैग्नीट्यूड है, तो हमारा बी साइन थीटा दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होने के कारण वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, है ना। ऊपर वाला नीचे वाले को तुम्हारा कंप्लीटली कैंसिल कर दे रहा है, ठीक है। सो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है, कोई फील्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। नाउ रिजॉल्व करना आता है तुम लोगों को एक वेक्टर को दो अलग अलग भागों में। अगर तुम्हारे पास ऐसा एक वेक्टर है, ये है तुम्हारा ए और ये है तुम्हारा थीटा, तो ये ए कॉस थीटा हो जाता है थीटा के बगल में, और दूसरा तुम्हारा ए साइन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलरली, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हारा ये वेक्टर ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा के फॉर्मेट में मैंने रिजोल्व कर दिया। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा दोनों के दोनों साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। बचा क्या, B1 और B2 कॉस थीटा, है ना। दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ एड अप हो जा रहे हैं। सो तुम्हारे पास 2B कॉस थीटा निकल के आएगा यहाँ, देखो। सो यहाँ पे तुम्हारे पास हो जाएगा B इज इक्वल टू 2 into म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तब तुम्हारे फिर यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तुम्हारा स्क्वायर हो गया, क्या बोलते हैं, रेडियस का स्क्वायर हो गया तुम्हारे। अब तुम्हारे पास जो कॉस थीटा है, ठीक है, हाँ, यहाँ पे तुम्हें क्या मिलना चाहिए था, बी टोटल इज इक्वल टू 2B कॉस थीटा मिलना चाहिए, हाँ कि ना। मगर cos थीटा डज नॉट मेक एनी मच सेंस, तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं और cos थीटा को एक्चुअली ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर ये मेरे पास मेरा थीटा है, ठीक है, यही थीटा यहाँ पे आ रहा है, यही थीटा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये थीटा आया कैसे वो बताना है तुम लोग, देख लो। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, एक मैग्नेट है, ठीक है। ये है मैग्नेट का साउथ पोल, ये है मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये है तुम्हारा पॉइंट पी, पी। अब यहां से ये पी जो है ये एक थ्योरेटिकल नॉर्थ पोल है तुम्हारे पास, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। नाउ अगर ये मेरा थीटा है, इफ दिस इज माई थीटा, तो क्या ये मेरा थीटा होगा, है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कट बाय अ ट्रांसवर्स लाइन। दूसरा, अगर ये मेरा थीटा है, क्योंकि ये दोनों से बीच में जा रहा है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है तुम्हारे पास, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो क्या मेरा ये थीटा हो गया, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये और ये तुम्हारे क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना, तो ये दोनों के दोनों थीटा बन गए तुम्हारे पास। अब यहाँ पे ये बन गया मेरा कौन सा, दिस विल बिकम, ये है मेरा, यहां से जा रहा है तो ये है B1, ये है तुम्हारा B2, ये हो गया तुम्हारा B1 साइन थीटा, ये नीचे वाला हो गया B2 साइन थीटा, ये हो गया तुम्हारा B1 कॉस थीटा, ये हो गया तुम्हारा B2 कॉस थीटा, ठीक है। ये डिस्टेंस पूरा का पूरा क्या है, 2L, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई मेरी, L हो गई। ये डिस्टेंस मेरी क्या है, दिस डिस्टेंस इज माई D, ठीक है, यहां तक ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या है मेरा, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस हो गया, है ना। अभी तक कोई डाउट। अब एक ट्रायंगल को देखो, तो सिर्फ इस ट्रायंगल को फोकस करो, ये है थीटा, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, ये है L और ये है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, इज इक्वल टू L अपॉन रूट अंडर L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, हाँ कि ना। कॉस थीटा को हम लोगों ने ये बना के लिख लिया, ये हम लोग पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग हर एक डाइपोल के डेरिवेशन में कर चुके हैं, बिल्कुल कुछ भी नया नहीं है। कॉस थीटा को हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया, जिसके कारण अब तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, x मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स, क्यों हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हाउ कैन यू राइट x मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स, x टू द पावर ऑफ 3/2। सो यहाँ पे है D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर,
इंटू रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर द होल की पावर 3/2 हो गई। वो तुम्हारा यहाँ पे आ गया, खत्म, फिनिश्ड। ये तुम्हारा आंसर निकल के आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर द होल की पावर 3/2। अब यहाँ पे अगर तुम्हारा d बहुत बड़ा है l से मान, तो नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, सिर्फ डी स्क्वायर बचेगा, डी स्क्वायर की पावर 3/2 क्या हो जाएगी, डी क्यूब। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी क्यूब निकल के आ गया तुम्हारे पास। यही तुम्हारा फॉर्मूला है, इजी, वेरी इजी फॉर्मूला है, डेरिवेशन करना सीख लो इसका, समझ में आ गया। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जहां पे तुम लोगों को एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोला जा सकता है, क्लियर। अगला, द डायरेक्शन ऑफ बी इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तुम्हारा नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में जा रहा है ना, इट इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन अलोंग द px एक्सिस, क्लियर है ये बात। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट अ पॉइंट इन एन एक्सियल पोजीशन एंड एट अ पॉइंट इन एन इक्वेटोरियल पोजीशन, इट इज क्लियर दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट बार मैग्नेट एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ मैग्नेट इज ट्वाइस द सेम फील्ड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे निकल के आ रही है वो दुगनी है तुम्हारी किससे, इक्वेटोरियल पोजीशन के मैग्नेटिक फील्ड से, समझ में आ गया, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, शैल आई मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्वेटोरियल फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर्स। So, determine the magnitude of the equatorial field due to a bar magnet of length 6 centimeters at a distance of 60 centimeters from its midpoint. Again, हम लोग 60 है, जब 50 और 5 था उन्होंने क्या किया, 5 को इग्नोर ही मार दिया था, यहाँ पे भी हम लोग इग्नोर ही मारने वाले, ठीक है। सो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, हाँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, m अपॉन डी क्यूब्ड, है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी क्यूब तुम्हारा फॉर्मूला है। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷। नाउ द मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हें दे रखा है 0.6 और 60 इंटू 10⁻⁻2 द होल क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा 10⁻⁻7 इंटू 0.6 अपॉन 60 into 60 into 60 into 10 to the power -6, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो तुम्हारे पास ये और ये कट के तुम्हारे पास बच गए 10⁻⁻1 और ये और ये तुम्हारा कितना हो गया 1000, 0.6 इंटू 100 के 6 इंटू 10 तुम्हारा नहीं 100 हो गया तुम्हारे पास। सो इसे कैसे लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 अपॉन 6 क्यूब कितना होता है, 6 क्यूब नहीं 6 स्क्वायर कितना होता है 36 इंटू 1 2 3 4, 10⁻⁴ इज इक्वल टू 10⁻⁴ को ऊपर ले जाके जाओगे तो क्या मिलेगा 1000 अपॉन 36, 1000 अपॉन 36 कितना हो जाएगा तुम्हारे, एक सेकंड कुछ गड़बड़ है क्या, ओ प्लीज, हाँ, हम्म, इसे लिखो, इनकी पावर -5 ना ऊपर ये जाएगा तो अपॉन 36 इक्वल टू तुम्हारा फाइनली 100 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 36 इंटू 2 the 72 72 82 92 28.280 36
into 7 are right, हाँ 2.7, 36 into 7, 2.7 into 10 to the power minus 7 टेस्ला निकल के आ गया। हाँ सही है, 7 से जाता है तुम्हारा। अगला, सो सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। नाउ a current loop behaves as a magnetic dipole if we look at the upper face. Current is anti-clockwise, so it has a north polarity. हाँ anti-clockwise मतलब north polarity होता है, ये अभी तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर तुम ऑलरेडी कर चुके हो ये, है ना। जब anti-clockwise होता है तो क्या होता है, तुम्हारे पास n निकल के आता है, नॉर्थ पोल होता है, और क्लॉकवाइज के अंदर क्या होता है तुम्हारे पास, हाँ साउथ, तुम्हारा साउथ पोल निकल के आता है, ये तो पता है। अगर तुम्हारे लूप में काउंटर क्लॉकवाइज जा रहा है तो ऊपर का जो फेस होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, नीचे का फेस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, साउथ पोल। दिस मीन करंट लूप बिहेव्स एज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल्स, हेंस इट बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ऊपर एक नॉर्थ पोल है, नीचे एक साउथ पोल है, दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम है, ठीक है। सेम होने के कारण तुम्हारा एक बहुत 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 पतला एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है ना। दो पोल्स के बीच में अगर तुम अगर एक डिस्टेंस मेंटेन करते हो तो तुम्हारा क्या निकल के आता है, हाँ एक मैग्नेटिक डाइपोल निकल के आता है। It is known that the magnetic dipole moment can be given by the product of current and the area through which the current is flowing. Therefore, for n number of turns, current और area पे directly dependent होता है। हाँ यहाँ पे तुम्हारा एक करंट आई फ्लो कर रहा है, एरिया तुम्हारा लूप का ए है, और कितने नंबर ऑफ टर्न्स है तुम्हारे पास, वो है कैपिटल एन। then the magnetic magnitude of magnetic field on the axis of the current loop of radius r carrying a current I, that means यहाँ पे अगर यहाँ से मैं एक लाइन खींच के एक्सिस बना दूं इसका, लिटरली ऐसा करके अगर मैं एक एक्सिस बनाऊं तो इस एक्सिस के अंदर कितना मेरा करंट फ्लो होगा, हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू दिस लूप, ये हमें ढूंढने के लिए हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ पे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल की पावर 3/2, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, r तो तुम्हारा रेडियस है, व्हाट इज x, x क्या है, तुम्हारा जो सेंट्रल एक्सिस में तुम्हारे सेंटर से कितना डिस्टेंस निकल के आ रहा है, दैट इज योर x। अगर तुम्हारे पास x जो है बहुत ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ r, तो तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब, या फिर म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई द होल की पावर 3, ठीक है। तो ये समझ में आ गया तुम लोगों को। नाउ यहाँ पे क्या किया है हम लोगों ने, व्हाट डिड वी डू फ्रॉम हियर टू हियर, हाँ यहाँ पे एक पाई ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, पाई ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने के कारण क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर मिल गया। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल, तो तुम्हारा ए करके निकल के आ गया अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब, ठीक है। नाउ आई मल्टीप्लाइड बाय ए क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, आई ए तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर होता है, ठीक है। सो मैग्नेटिक मोमेंट V इज इक्वल टू म्यू नॉट एम अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब करके निकल के आए, ठीक है। एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है ना तुम्हारा, मैग्नेटिक मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हारा एक करंट है और एक तुम्हारा एरिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के कारण हमें मैग्नेटिक मोमेंट मिल गया, ठीक है। सो तुम्हारा एक करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग लूप एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, और उसका जो एक्सिस में उस लूप के थ्रू अगर एक एक्सिस जा रहा है, उस एक्सिस में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू तुम्हारा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल की पावर 3/2। तो इस फॉर्मूला को याद कर लेना, बाकी तो तुम दूसरा वाला कर सकते हो, है ना। आई आर स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो, आई इंटू ए लिख सकते हो, बाकी सारा का सारा यू कैन डू इट ऑन योर। आगे बढ़ते हैं, torque on a magnetic dipole in a uniform magnetic field, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, रोटेशनल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, है ना। नाउ व्हेन अ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क एक्ट्स ऑन द मैग्नेट, ऑल्सो द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी
is associated with the magnet due to its orientation as discussed below. ठीक है, कितना ज्यादा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा डिपेंड्स ऑन किस तरह से तुम्हारा ओरिएंटेशन है। ठीक है, हाँ, किस तरह से तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड में एक ओरिएंटेशन क्रिएट हो रहा है, उसके बेसिस पे तुम्हारा टॉर्क ज्यादा है या कम है या जीरो है या मैक्सिमम है, ये सब कुछ हमें पता चलता है। इन द गिवन फिगर बिलो, a uniform magnetic field is represented by the equidistant parallel lines। ठीक है, ns is a bar magnet of length 2l। यहां पे देख लेते हैं इसको, यहां पे देखो, दो मैग्नेट्स है। ठीक है, दो मैग्नेट्स के बीच में तुमने क्या रखा है, एक मैग्नेटिक, एक दो मैग्नेट्स के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में तुमने एक बार मैग्नेट को रखा है। अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नाउ यहां पे क्या हो रहा है, इस पोल को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, साउथ पोल है, नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। दोनों का फोर्स सेम होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय अ, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, नहीं इस डिस्टेंस को नहीं रे, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, हाँ क्या होता है ये बताओ, लाइन ऑफ एक्शन। हाँ, अगर दो इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस है तुम्हारे पास विच आर सेपरेटेड बाय अ लाइन ऑफ एक्शन, देन हम लोग बोल सकते हैं कि जो मैग्नेट है ये क्या करेगा, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा तुम्हारा। ठीक है, सो फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल। ठीक है, नाउ फोर्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे देखते हैं, व्हाट इज फोर्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हुआ है तुम्हें ई, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या होगा, हम्म, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में व्हाट इज द रिलेशन, पढ़ लो यार, 12वीं में हो तुम लोग, शर्म करो। हाँ, Q मल्टीप्लाइड बाई E, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो यहां पे हमारा क्या निकल के आएगा, फोर्स ऑन नॉर्थ पोल इज इक्वल टू, ये मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारा B। ठीक है, और यहाँ पे ये पोल स्ट्रेंथ तुम्हारा कितना है, M के बराबर है, तो हमारा M इंटू बी, एम बी फोर्स यहां पे लगेगा, एम बी फोर्स यहां पे लगेगा। टॉर्क के लिए दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, you need to have equal and opposite forces and there needs to be a line of action। for example, अगर ये है, अगर इस तरह से तुम्हारा मैग्नेट है तो यहां पे एक फोर्स लगेगा, यहां पे एक फोर्स लगेगा, क्या ये रोटेट करेगा, मैं ऐसे खींचने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूं, रोटेट तो नहीं कर रहा, मगर एक अगर क्या बोलते हैं थोड़े एंगल पे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, हाँ, ये जो अगर एक तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर निकल के आ जाए, ठीक है, उसमें ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये होता है लाइन ऑफ एक्शन। जब तक लाइन ऑफ एक्शन है तब तक क्या करेगा, ये रोटेट करेगा ऐसे। अब अगर मैं खींचने की कोशिश करूं तो देखा, रोटेट किया वो, है ना, बेसिकली मैं कुछ नहीं कर रहा, आई एम नॉट रोटेटिंग इट, मैं इस हाथ से यहां पे खींच रहा हूं, इस हाथ से यहां पे खींच रहा हूं, जैसे ही मैंने इन दोनों को इन दोनों हाथ से खींचा, क्या हुआ, रोटेट हो गया, टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। सो दो कंडीशंस क्या क्या है, एक है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस तुम्हारे दोनों के दोनों एंड्स में होना चाहिए, दूसरा क्या है तुम्हारा एक लाइन ऑफ एक्शन क्रिएटेड होना चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन कब होगा, जब तुम्हारा बार मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल होगा। अब मेरे को एक क्या बोलते हैं, इस चीज से बताओ मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, इस पोजीशन में लगेगा, इस पोजीशन में लगेगा कि इस पोजीशन में लगेगा, इस पोजीशन पे लगेगा, है ना, जब तुम्हारा मैग्नेट 90 डिग्रीज होगा विद द मैग्नेटिक फील्ड, लाइन ऑफ एक्शन सबसे ज्यादा बड़ा होगा, है ना। सो अब देखते हैं यहां पे, ठीक है, नाउ एम बी along B, यहां पे एम बी ऑपोजिट टू दैट ऑफ B। नाउ वेयर M is the magnetic strength, B is the strength of the magnetic field, these equal and unlike forces form a couple which tend to rotate the magnet clockwise so as to align it with B। कब तक रोटेट करेंगे, ये तब तक रोटेट करेंगे जब तक ये हॉरिजॉन्टल नहीं बन जाता। ठीक है, तो बेसिकली थोड़ा बहुत रोटेशन हुआ, थोड़ा बहुत रोटेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट टॉर्क। समझ में आ गया। नाउ इस चैप्टर को अगर पढ़ना है, बेस्ट थिंग पता है क्या है, फर्स्ट चैप्टर और इस चैप्टर को साइड बाय साइड पढ़ो।
ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में तुम्हारा पहला सेक्शन और इस चैप्टर का पहला सेक्शन बिल्कुल सेम है। फर्स्ट चैप्टर का दूसरा सेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल और यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल एग्जैक्ट सेम डेरिवेशन है। तो फर्स्ट चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर अगर तुम साइड बाय साइड पढ़ रहे हो देन तुम्हारे दिमाग के अंदर दोनों के दोनों चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, दिस इज माय गारंटी। ठीक है, यहां पे सर्कल वाला भी तुम्हारा था, वहां पे फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक्सिस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तुम्हारे पास, डाइपोल का भी था। डाइपोल में हम लोगों ने एक और डिविजन किया था, एक्सियल, इक्वेटोरियल एंड एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एनी पॉइंट वाला है वो तो सबसे ज्यादा मुश्किल था, इट वॉज द हार्डेस्ट, है ना, ऑलमोस्ट 2.5 पेज का डेरिवेशन होता है वो। ठीक है, सो अगर साइड बाय साइड पढ़ोगे इन दोनों चैप्टर्स को, मैं गारंटी दे सकता हूं तुम्हारे दोनों के दोनों चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और तो और मैं तुम लोगों को फर्स्ट ये मूविंग मैग्नेटिज्म एंड मैटर का जो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के नोट्स मैं तुम दोनों को भेज दूंगा। ठीक है, तुम्हारे जैसे ही मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप पे लिख दूंगा मैं। चलो, द टॉर्क ऑन द डाइपोल, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे पास, एम बी साइन थीटा। ओके, सो एम बी साइन थीटा अब आया कहां से? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है पता है? व्हाट इज द टॉर्क का फॉर्मूला? हाँ, आर। क्या होगा वो? नहीं, होता क्या है वो पूछ रहा हूं मैं तुम लोगों से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हारा यहाँ पे ये है तुम्हारे पास डायग्राम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बताओ? हम्म, ये है तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये तुम्हारा, हाँ, ये है एल, ये वाला ट्रायंगल देखो, जस्ट लुक एट दिस ट्रायंगल, ये है एल, ये है तुम्हारा क्या बोलते हैं, हाँ, नहीं ट्रिग्नोमेट्री ही ले लो ना, पूरा ट्रायंगल थोड़ी तुम्हारा। सी, ये ऐसे रोटेट नहीं कर रहा है, ये तुम्हारा ऐसे रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, इट इज नॉट रोटेटिंग लाइक दिस। ठीक है, अगर ये होता, अगर इस तरह से एक सुई की तरह अगर ये तुम्हारा सेंटर होता तब तुम्हारा रोटेशन इस तरह से होता, मगर फॉर्चुनेटली फॉर यू ये है तुम्हारा एक्सिस, इस तरीके से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये यहाँ पे मेरा ट्रायंगल है, इसको देखो, ट्रायंगल को देखो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री याद है क्लास 10 का, ये है एल, ये है तुम्हारा थीटा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एल साइन थीटा। ठीक है, एल साइन थीटा। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एम इंटू बी, है ना, एम इंटू बी है तुम्हारा फोर्स, तुम्हारा एम बी तो हुआ यहाँ पे, एम बी। सो यहाँ पे तुम्हारे पास एम बी एल साइन थीटा हो गया। अब एम इंटू एल कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? कैपिटल माउंट। सो ये हो जाएगा तुम्हारे पास एम बी साइन थीटा। इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी हो जाएगा। कोई डाउट? शक्ल में कुछ लग रहा है, और डाउट है? ओके, नाउ द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग एम एंड बी एंड इट इज गिवन बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल से हम इसको देख सकते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल 9, अ स्ट्रेट सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 50 centimeters has 1000 turns per meter and a mean cross sectional area of 2 into 10 to the power 4 meters square. It is placed with its axis at 30 degrees with a uniform magnetic field of 0.32 Tesla. Find the torque acting on the solenoid when the current of 2 ampere is passed through it. Wow! सोलेनॉइड दे रखा हुआ, सोलेनॉइड का कोई मेरे को बता सकता है क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड अगर तुम्हारे पास है, व्हाट इज द सोलेनॉइड मेड अप ऑफ? अलग अलग कॉइल से बना हुआ है, हमें लेंथ दे रखा हुआ है 50 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 50 सेंटीमीटर्स है, 1000 टर्न्स पर मीटर है। सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकाल सकते हो, 50 सेंटीमीटर है और 1000 टर्न्स पर मीटर है तुम्हारे पास। हाँ, एग्जैक्टली, तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 500 के बराबर हो गया। ये समझ में आ गया?
अगर तुम्हारे पास 100 रुपए क्या बोलते हैं एक चिप्स का पैकेट है जो तुम्हारा कितना है क्या बोलते हैं 20 रुपए का है और तुम्हारे पास 100 रुपए है तो कितने चिप्स के पैकेट मिल सकते हैं 5। सो नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर तुम्हें दे रखा हुआ है और तुम्हें 50 लेंथ दे रखा हुआ है तो कितने चिप्स के पैकेट खरीद सकते हो तुम। हाँ कितने टर्न्स हो सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। आगे बढ़ते हैं नाउ एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर ये दे रखा हुआ है हमें है ना दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस। हाँ ओके फाइन। नाउ करंट हमें दे रखा हुआ है 2 एम्पियर्स। नाउ मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखा हुआ है 0.32। नाउ टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है एम बी साइन थीटा। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास सॉरी तुम्हारे पास एम की वैल्यू क्या हो जाएगी एन आई ए। एम व्हाट इज एम एम इज इक्वल टू आई इंटू ए के बराबर होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो आई ए और कितने टर्न्स है तुम्हारे पास 500 टर्न्स है। सो एम की वैल्यू एन आई ए बी साइन थीटा इसको हम लोग बोल सकते हैं यहां पे बी आई एन ए साइन थीटा। याद आ रहा है बीना साइन थीटा। हाँ ये तुम्हारा पिछले क्लास में हम लोगों ने इसे डिराइव कर रखा था है ना मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लास्ट टॉपिक है जहां पे तुम बीना साइन थीटा निकाल के लाते हो ठीक है। सो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन ओके सो टॉर्क की वैल्यू एम बी साइन थीटा इज इक्वल टू बीना साइन थीटा के बराबर। तो तुम्हारा टॉर्क कितना हो जाएगा 0.032 न्यूटन मीटर के बराबर हो जाएगा ठीक है। बीना साइन थीटा याद रख लेना इसको। नेक्स्ट a bar magnet when suspended horizontally on a and perpendicular to the earth's magnetic field experiences a torque of 3 into 10⁻⁴ newton meter। टॉर्क दे रखा है तुम्हें what is the magnetic moment of the magnet। यहां पे क्या लिखा है तुमने horizontal component of earth's magnetic field at that point is 0.4। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है तुम्हारा एम बी साइन थीटा होता है तुम्हारे पास। तो यहां पे तुम्हारे पास क्या हो रहा है परपेंडिकुलरली रखा है ना उन्होंने। हाँ परपेंडिकुलर टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। सो परपेंडिकुलर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड मतलब साइन थीटा कितना हो जाएगा 1। सो m इंटू बी इज इक्वल टू टॉर्क होता है। सो m की वैल्यू क्या हो जाएगी हाँ व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन b हो गया। टॉर्क की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 3 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 0.4 इंटू 10⁻⁴। कितना आंसर आएगा हमारे पास 7.5 जूल्स के बराबर हो गया। जूल्स टेस्ला इनवर्स हाँ जूल्स पर टेस्ला। नाउ इसमें किसको डाउट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ना देखो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है तुम्हारा जो नॉर्थ पोल से निकल के ऐसे आ रहा है तुम्हारा ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट हमारा है नहीं अभी के लिए ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर द वर्टिकल कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल रहे हैं। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल रहे हैं और हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर तुम्हारा लगा हुआ है तो थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिकली 90 डिग्री नहीं हो जाएगी। सोच लो ये है तुम्हारा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ऐसे तुमने अपने बार मैग्नेट को प्लेस करके रखा हुआ है दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में वो तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं है ठीक है। लिटरली तुम्हारा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तरह ही निकल के आता है ठीक है बिकॉज तुम्हारा मैग्नेट और इसके पैरेलल है हम ठीक है। इट्स लाइक दिस अगर ये हमारी धरती है तो ऐसा एक मैग्नेट है हमारे पास ये है नॉर्थ पोल ये है साउथ पोल लिटरली ऐसे आ रहा है ठीक है। हमारा सरफेस और इसके साथ पैरेलल है तो हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही ज्यादा भाव देते हैं ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग ज्यादा भाव नहीं देते हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग ज्यादा भाव देते हैं। अगला potential energy of a magnetic dipole in a uniform magnetic field। potential energy कितनी है हमारे पास now potential energy of a magnetic dipole in a uniform magnetic field when a magnetic dipole of moment m is held at an angle theta with the direction of uniform magnetic field b the magnitude of torque acting on the dipole is given by टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा ठीक है। टॉर्क तुम्हारा एम बी साइन थीटा के बराबर होता है ये हमें पता है। नाउ दिस टॉर्क टेंड्स टू अलाइन द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तुम्हारा ऐसा था तो वो उसे रोटेट करके हॉरिजॉन्टल बना देता है
Now, work has to be done in rotating the dipole against the action of the magnetic torque. This work done is stored as potential energy of the dipole. ठीक है, सो जब ये हो रहा है तुम्हारे को क्या करने को मिल रहा है, वर्क देखने को मिल रहा है. ठीक है, वर्क इज सेट टू बी डन. Now, a small amount of work done in rotating the dipole through a small angle theta is given as work done is equal to t d theta के बराबर होता है. यही से सेम चीज तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर में भी लिखा हुआ है. Torque is equal, sorry, work done is equal to small amount of work done is equal to t d theta. ठीक है, now अब d theta को, ये टॉर्क को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल M कैपिटल B साइन थीटा. पहले चैप्टर में हमारा था EB, सॉरी क्या बोलते हैं तुम्हारे पास PE साइन थीटा. P था ना तुम्हारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग P बोलते हैं, स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं. तो PE साइन थीटा था. यहां पे क्या हो रहा है, MB साइन थीटा. M इज द मैग्नेटिक मोमेंट, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा d थीटा. अब टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ थीटा नॉट से थीटा तक तुम्हारा जब जा रहा है तो ये क्लोज इंटीग्रेशन हो जा रहा है. सो इन इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 0 से थीटा MB साइन थीटा d थीटा. नाउ साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, m से, m इज अ कांस्टेंट, b इज अ कांस्टेंट, साइन थीटा का इंटीग्रेशन एज यू सेड माइनस cos थीटा के बराबर है. सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस MB cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट. ठीक है, उन्होंने पहले चैप्टर में लिखा है क्या बोलते हैं तुम्हारा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 था. बस मेरे को डेरिवेशन भी याद है वो उन्होंने कैसे लिखा है उस चीज को. नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू माइनस MB cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट. अब तुम्हारे पास यहाँ पे अगर हम लोग अज्यूम कर ले कि पहले जब तुम्हारी शुरुआत हो रही थी तो तुम्हारा जो थीटा था दैट इज मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर था तुम्हारा मैग्नेट. अगर ये अजम्पशन हम लोग रख लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ पे cos 90 डिग्री क्या हो जाता, जीरो हो जाता, तो माइनस MB cos थीटा हो जाता तुम्हारे पास. नाउ इन वेक्टर फॉर्म cos थीटा का किसके साथ जो मिलता है तुम्हारा, डॉट प्रोडक्ट के साथ. साइन थीटा तुम्हारे क्रॉस प्रोडक्ट के साथ होता है ना. यहाँ पे देखो तुम्हारे पास क्या था, एंड में क्या लिखा है इन्होंने, देखो टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B है क्योंकि साइन थीटा है तुम्हारे पास. यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारे पास M डॉट B, क्यों, क्योंकि तुम्हारा cos थीटा है. नाउ पर्टिकुलर केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज क्या हो जाएगा, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड विल बी कितना, जीरो पोटेंशियल एनर्जी होगा तुम्हारे पास. कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा क्योंकि थीटा खुद तुम्हारा 90 डिग्रीज है. That is, when the dipole is perpendicular to the magnetic field, its potential energy is zero. एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी. समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि तुम्हारा वो घूमने वाला है. ठीक है, नाउ when theta is equal to 0 degrees, U is equal to minus MB cos theta is equal to minus MB cos 0 is equal to minus MB. तो इसका मतलब क्या है तुम्हारे पास, that is when the magnetic dipole is aligned along the magnetic field, it's in stable equilibrium having a minimum potential energy. अब तुम्हारे पास क्या है, तुमने देखो ये है तुम्हारा एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल. ठीक है, ये है बीच का बार मैग्नेट, ये है तुम्हारा नॉर्थ पोल, ये है तुम्हारा साउथ पोल. ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. ठीक है, वर्क डन मिनिमम होगा. इसका मतलब क्या है, यहां पे माइनस MB निकल के आएगा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी होगा जिसके कारण तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, इतना कम पोटेंशियल एनर्जी है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा. ठीक है, यू विल गेट टू सी स्टेबल इक्विलिब्रियम. मगर अगर तुमने यही मैग्नेटिक फील्ड में, यह है साउथ और यह है नॉर्थ, अब तुमने ये चेंज कर दिया, पोलैरिटी चेंज कर दी, इसको नॉर्थ रखा, इसको साउथ रखा, अब क्या हो जाएगा, अब भी तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री से तुम्हारा शिफ्ट हो रहा है. यू विल गेट द मैक्सिमम MB, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा. ठीक है, MB के बराबर cos 180 डिग्री कितना होता है, cos 180 डिग्री इज -1,
ठीक है। सो -1 के कारण क्या हो रहा है तुम्हारा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकल के मिल रहा है, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हमेशा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम लीड करता है। समझ में आ गया, इट्स इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, अ कॉइल, इसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते क्यों है? अगर ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, थोड़ा सा भी अगर मैं इसको हिला दूं ना ऐसे करके, थोड़ा ये शिफ्ट होके स्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि थोड़ा सा भी चेंज हो जाए ये अपने सिस्टम को पूरी की पूरी तरह से रिवर्ट कर देता है। समझ में आ गया, इसलिए इसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। नाउ अ सर्कुलर कॉइल्स ऑफ 100 टर्न्स एंड हैज an effective radius of 5 centimeter carries a current of 0.1 amperes. How much work is done to turn it in an external magnetic field of 1.5 weber per meter square through 180 degrees about an axis perpendicular to the magnetic field? ठीक है, तुम्हारा एक एक्सिस जो है, बेसिकली सी, ये है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये है तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जा रहा है तुम्हारा, ये है तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, बिल्कुल परपेंडिकुलर है तुम्हारा, ठीक है, थ्रू 180 डिग्रीज अबाउट अ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। द प्लेन ऑफ द कॉइल इज इनिशियली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन ऑफ द कॉइल जो है, ठीक है, वो तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है। सो इसका मतलब क्या है, प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है बताओ, बुक दो। ये मान लो एक कॉइल है तुम्हारे पास, ठीक है, ये दिस इज अ कॉइल, इस कॉइल का प्लेन कैसा होगा, ऐसा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसा है। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। समझ में आ गया, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो तुम्हारे पास क्या देखने को मिल रहा है, अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, तो तुम्हारा एंगल कितना हो जाएगा, पहले इनिशियल एंगल इज 0। इसको तुम्हें क्या करना है, 180 डिग्री से टर्न करना है, ठीक है। नाउ अगर इसे 180 डिग्री से टर्न करना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एम बी साइन थीटा। एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन आई ए, है ना, एन इंटू आई इंटू ए, दैट इज बीना साइन थीटा हो गया तुम्हारे पास, बीना एन आई ए बी cos थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब यहां पे क्या हो रहा है देखो, यार चलो, सो हमें क्या क्या और चीज दे रखी है, रेडियस दे रखा है तो एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, और करंट दे रखा हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा हुआ है, एन हमें पता है, आई पता है, ए पता है, बी भी हमें पता है, और cos थीटा 2 कितना है, 180 डिग्री -1, और cos तुम्हारा ये क्या हो जाएगा 1, तो -1 माइनस माइनस -1 क्या हो जाएगा, -2, -2 इंटू माइनस क्या हो जाएगा 2, सो 2 इंटू बी आई एन ए हो गया तुम्हारे पास, हाँ कि ना। सो ये पूरा का पूरा तुम्हारा आंसर कैसे निकल के आएगा, इस तरह से, ठीक है, -1 इंटू -1 इज -2, पूरा का पूरा तुम्हारा 0.24 जूल्स निकल के आ गया। तो क्या क्या पूछा था तुमसे, तुमसे वर्क डन पूछा गया था, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1। हाँ, तुम्हारा सेम चीज, वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे माइनस है, ठीक है, हाँ, तुम्हारे पास माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1, या फिर एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ही देखते हैं, ठीक है। सो वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। कैन यू सी द सिमिलैरिटीज, हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, cos थीटा 1 माइनस माइनस cos थीटा 2। इसलिए मैं बोल रहा हूं दोनों के दोनों पहले और पांचवें चैप्टर को एक साथ या पढ़ो इसको, ठीक है। सो तुम्हारा फॉर्मूला इस तरीके से निकल के आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉजी, दैट मींस किस तरह से हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ कंपेयर होता है,
द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट इज गिवन एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय 2l के बराबर होता है, where m is the strength of the pole and 2l is the length of the dipole. The magnetic dipole is analogous to an electric dipole consisting of two equal and opposite charges plus minus q separated by a certain distance 2a. It has an electric dipole moment of q multiplied by 2a, m multiplied by 2l, q multiplied by 2a. The equation for magnetic field B due to a magnetic dipole can be obtained from the equations of electric field due to an electric dipole by simply क्या replacing E की जगह क्या डालोगे, E की जगह B डालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह तुम मैग्नेटिक फील्ड डालोगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह तुम मैग्नेटिक फील्ड डालोगे और तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डाल दोगे और तुम्हारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह क्या डालोगे, सॉरी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डाल दोगे। हर चीज एनालॉगस है, ठीक है, हाँ समझ में आ गया। अगला, so thus for any point on the axial line of a bar magnet, कोई भी पॉइंट चुन लो तुम यहां पे देखो, so thus for any point on the axial line of a bar magnet at a distance of d much greater than the dipole length, हमारा क्या हो जाएगा, ba is equal to mu naught upon 4 pi 2m upon d cubed, और तुम्हारे पास सिमिलरली इक्वेटोर के लिए क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास ये 2 तुम्हारा गायब हो जाएगा बस, ठीक है, दैट्स इट। यही सेम चीज तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी है। Now, the table below shows the analogy between the electric and magnetic dipole. इन दोनों के बीच में तुम्हारे similarities क्या-क्या है देखते हैं। चलो, तो क्या-क्या है, सबसे पहला तुम्हारे पास electric field for a short dipole is given as minus p upon 4 pi epsilon naught r cube, तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है, ये तुम्हारा इक्वेटोरियल फील्ड के लिए, इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब्ड, है ना, इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या बोलते हैं, एक लाइन में बहुत धक्का दिख रहा है, सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारा माइनस p अपॉन r क्यूब है, यहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास म्यू माइनस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी आर क्यूब ना, आर क्यूब की डी क्यूब, हाँ आर क्यूब भी है, सॉरी आर क्यूब। सिमिलर मैग्नेटिक डाइपोल को तुमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को तुमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के साथ कंपेयर करके रखा हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। ये क्या है तुम्हारा, इसका के है, ये क्या है तुम्हारा, इसका कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है, हाँ। अगला एक्सियल के लिए क्या हो जाएगा, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, यहां पे क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तुम्हारा 2m अपॉन आर क्यूब, सेम फॉर्मूला अगेन, इलेक्ट्रिक टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P क्रॉस E, ये हो जाएगा तुम्हारा M क्रॉस B। अगला एक्सटर्नल एनर्जी माइनस PE माइनस MB। सो प्लीज इन दोनों चैप्टर्स को साइड बाय साइड पढ़ो, समझ में आ गया, साइड बाय साइड पढ़ना होता है। नाउ मैग्नेटिज्म एंड द गॉस लॉ, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। गॉस लॉ का मैग्नेटिक फील्ड का लॉ है तुम्हारे पास, ठीक है। सो दिस लॉ सजेस्ट दैट द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस leaving any closed surface is always equal to the number of magnetic field lines entering it. अगर तुम्हारा एक पूरा का पूरा प्रॉपर क्लोज सरफेस है, जितना एंटर कर रहा है उतना ही तुम्हारा बाहर लीव ही करेगा। सपोज अ क्लोज सरफेस S is held in a uniform magnetic field. Consider a small vector area of element delta S for the surface. The magnetic flux through this area element is defined as d phi is equal to BDS. सेम चीज, हाँ ईडीएस, हाँ सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के हम लोग E डॉट ds डालते थे, उसी तरह से कंसिडर ऑल द स्मॉल एरिया एलिमेंट्स ऑफ द सरफेस, वी ऑब्टेन द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस कितना हो जाएगा, ओवरऑल मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा थ्रू अ क्लोज सरफेस
जीरो होता है। ठीक है, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। कंपेयरिंग दिस विथ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग विल ऑलवेज बी द सेम, देयरफॉर जीरो निकल के आ रहा है। मगर द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाता है। इट बिकम्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया, क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द फैक्ट दैट आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स आल्सो कॉल्ड मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। जिस तरह से एक आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, तुम एक पूरे के पूरे क्लोज सरफेस के अंदर एक छोटे से चार्ज को तुम क्या कर सकते हो, आइसोलेट करके रख सकते हो, है ना? तुमने क्या किया, थोड़ा एक एक कंघी लिया, कंघी को अच्छे से अपने सर पे क्या बोलते हैं ये किया, और एक इंसुलेटिंग बॉक्स के अंदर डाल दिया। एक आइसोलेटेड चार्ज तुम्हारा घुस पा रहा है अंदर, मगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसा हो सकता है? एक अलग से एक सिंगल एक नॉर्थ पोल को निकाल के तुम एक कंटेनर के अंदर भर सकते हो? नहीं कर सकते, यू कांट डू दैट। समझ में आ गया, क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। नाउ ये है हमारा टॉपिक प्रैक्टिस 1। टॉपिक प्रैक्टिस 1 को एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। तुम्हारा इस चैप्टर का जो एग्जाम होगा उसमें टॉपिक प्रैक्टिस 1 2 और तुम्हारा एग्जाम रिव्यू से ही क्वेश्चंस निकल के आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, व्हाट आर द वेरियस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट वी हैव? नाउ वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। एक सेकंड रुको। ठीक है, सो magnetic properties of materials, various terms related to magnetism, the various terms related to magnetism are given below। सबसे पहले है तुम्हारी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, नाउ इन सभी के सभी डेफिनेशंस को अच्छे से समझने की कोशिश करो। व्हाट आर द वेरियस डेफिनेशंस दैट वी हैव? हाँ, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, the capability of a magnetic field to magnetize a substance is measured in terms of magnetic intensity of the field। ठीक है, कितने अच्छे से तुम्हारा एक मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट को मैग्नेटाइज कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। फिर से बोल रहा हूं, द केपेबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड। सो ये प्रॉपर्टी किसका है, मटेरियल का है कि फील्ड का है? फील्ड का है। फील्ड, ये देखो ना, द केपेबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड to magnetize the substance is measured in terms of magnetic intensity of the field। field की प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, अगला, the magnitude of magnetic intensity may be defined as the number of ampere turns। ampere turns मतलब ni। ठीक है, हाँ, एम्पियर टर्न्स फ्लोइंग थ्रू द यूनिट लेंथ ऑफ अ टॉरॉइड। टॉरॉइड क्या होता है, ये सारे का सारा कैंसिल हो चुका है। सोलेनॉइड का अगर तुमने एक सर्कल में बना दिया ऐसे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टोरॉइड। एक ही सोलेनॉइड है, उसको तुमने एक सर्कल में क्रिएट कर दिया, इसको हम लोग टोरॉइड कहते हैं। ओके, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी may be defined as the ampere turns flowing through the unit length of a toroid to produce magnetic inductance B naught। ठीक है, in the toroid। so it is defined by H is equal to B naught upon mu naught। mu naught क्या है, permeability। ठीक है, now the B naught is the magnetic field inside vacuum upon mu naught क्या हो जाएगा, mu naught upon 4 pi into 10 to the power -7। इसकी SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर। समझ में आ गया, एम्पियर पर मीटर के बराबर होता है ये। So, what is magnetic field intensity? It is the ability of a magnetic field to magnetize a material when it is kept in that magnetic field। ठीक है, कितने हद तक तुम्हारा उसको मैग्नेटाइज कर सकता है, उसको हम लोग हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। H इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट के बराबर होता है। कोई डाउट? अगला, द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज ऑल्सो नोन एज द मैग्नेटाइजिंग फोर्स और द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ।
ठीक है, जिस तरह से हमारे पास ग्रेविटी याद है, हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों सेम चीज थे, है ना, दे वर ऑलमोस्ट द सेम थिंग. नाउ intensity of magnetization. The intensity of magnetization of a magnetized substance represents the degree to which the substance is magnetized. अब ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? फिर से ध्यान से सुनो. The intensity of magnetization of a magnetized substance represents the degree to which the substance is magnetized. Substance की प्रॉपर्टी है. Now it is defined as the net magnetic moment developed per unit volume. कितना magnetic moment develop हो रहा है per unit volume when a magnetic specimen is subjected to a magnetic field. क्या बहुत ज्यादा बड़ा magnetic moment create हो रहा है या फिर तुम्हारा बिल्कुल magnetic moment create नहीं हो रहा है? ऐसे दोनों materials तुम लोगों को देखने को मिलेंगे. It is denoted by क्या? Intensity of magnetization I. ठीक है. Now I की वैल्यू क्या हो जाएगी? Magnetic moment per unit volume. M upon V. Magnetic moment per unit volume. Its SI unit is क्या? Ampere per meter. पहले वाले का SI unit क्या था? एम्पियर पर मीटर. इसका भी क्या है? एम्पियर पर मीटर. समझ में आ गया? सेम एम अपॉन बी एम्पियर पर मीटर है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट. सो मैग्नेटिक इंडक्टेंस, इंडक्शन. अब ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, वो वाले चैप्टर के लिए भी काम आएगा. ठीक है. कौन सा चैप्टर था वो? मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं, हाँ क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. हाँ, yes, it is defined as the number of magnetic lines of induction crossing per unit cross section area normally through the magnetic substance. कितने ज्यादा तुम्हारे magnetic field lines normally cross कर रहे हैं per unit area. The magnetic induction B is the sum of the magnetic field B naught and the magnetic field mu naught I produced due to the magnetization of the substance. ठीक है. Now ये किसके बराबर हो गया? B naught क्या है तुम्हारा? Magnetic field at vacuum plus mu naught I ये तुम्हारा magnetic field produced due to the substance. So B naught की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? What is the value of B naught? B naught is equal to H mu naught, है ना? So H mu naught plus mu naught I. mu naught को बाहर कर सकते हैं. So B is equal to mu naught H plus I के बराबर आ गया. So H क्या है तुम्हारा? What is H? हाँ, मैग्नेटिक इंटेंसिटी. तुम्हारा I क्या है? Intensity of magnetization. So the magnetic induction is known as the magnetic flux density or simply the magnetic field. समझ में आ गया? So B को हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा मैग्नेटिक फील्ड. समझ में आ गया? B मैग्नेटिक फील्ड ही तो होता है. ठीक है. Now susceptibility. What is magnetic susceptibility? Now it is a measure of how easily a substance is magnetized in a magnetic field. थोड़े बहुत substances बहुत आसानी से मैग्नेटाइज हो जाते हैं, मगर लकड़ी को रखो बीच में, क्या वो मैग्नेटाइज हो सकता है? नहीं हो सकता. वो the magnetic susceptibility of a magnetic substance is defined as the ratio of the intensity of magnetization I upon the magnetic intensity. Intensity of magnetization I और magnetic intensity दोनों का ही यूनिट क्या होता है? एम्पियर पर मीटर. तो इसका कोई यूनिट होगा? हाँ, नो यूनिट्स, कोई यूनिट्स नहीं होंगे ना. तुम्हारे दोनों के दोनों ऊपर और नीचे दोनों के दोनों कट गए. आई अपॉन एच है तुम्हारे पास. हाँ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का ऐसा यूनिट है एम्पियर पर मीटर. मैग्नेटिक इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट है एम्पियर पर मीटर. दोनों के दोनों ऊपर और नीचे कट गए, तुम्हारा वैल्यू क्या निकल के आ रहा है? नो यूनिट्स. खत्म. अगला, मैग्नेटिक परमिसिबिलिटी. It is a measure of conduction of magnetic field lines through a substance. ठीक है, कितने आसानी से, अब घुस तो गया, घुस के कितने आसानी से तुम्हारा मूव कर सकता है. ठीक है. रेजिस्टेंस की तरह भी तो देखो, उल्टा कंडक्टेंस. रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस. कितने आसानी से तुम्हारा करंट एक कंडक्टर के अंदर फ्लो कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस ही तो बोलते हैं. उसी तरह से कितने आसानी से तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक कंडक्टर के अंदर आसानी से मूव कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे?
permeability. So it is the measure of conduction of magnetic field lines through a substance. Its magnetic permeability of a magnetic substance is defined as the ratio of the magnetic induction B to the magnetic intensity. So B upon H हो गया. So susceptibility का फॉर्मूला क्या है? Intensity of magnetization upon magnetic strength. दूसरे का क्या हो जाएगा? B upon H, magnetic field upon intensity of magnetic intensity. Now इसका यूनिट क्या हो जाएगा? टेस्ला into M upon A. Relative magnetic permeability, mu of R. Now magnetic permeability, mu of R का मतलब क्या होगा? अब अगर वैक्यूम नहीं है तुम्हारे पास, उसके बदले कोई और मटेरियल है, तो तुम्हारा ये म्यू ऑफ आर तुम्हारा निकल के आता है. ठीक है. सो ये हमारा के भी हो सकता है. डू यू रिमेंबर के? के क्या होता है? हाँ हाँ, के होता क्या है पहले ये बता दो मेरे को. रिलेटिव परमिटिविटी. परमिटिविटी है ना, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. उसी तरह से तुम्हारे पास यहां पे क्या है? हाँ, व्हाट डू यू हैव हियर? म्यू अपॉन म्यू नॉट. देखो ना यहाँ पे K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है. सो तुम्हारा रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी क्या, परमिबिलिटी क्या हो जाएगा? म्यू अपॉन म्यू नॉट. देखो रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. उसी तरह से रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू अपॉन म्यू नॉट. म्यू क्या है? व्हाट इज म्यू? उस मटेरियल के अंदर कितने आसानी से तुम्हारे फील्ड लाइंस जा सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी. उस मटेरियल का परमिएबिलिटी. और म्यू नॉट क्या हो जाएगा? वैक्यूम में तुम्हारा किस आसानी से तुम्हारा जा सकता है. ठीक है. सो ये चैप्टर बिल्कुल क्या बोलते हैं, तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर का फोटोकॉपी है. बस थोड़े बहुत वैल्यूज और टेक्निक्स अलग है, अदरवाइज इट इज जस्ट अ रफ फोटोकॉपी ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. इसलिए मैं चाहता हूं कि फर्स्ट चैप्टर को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पढ़ा दूं, ताकि ये चैप्टर साइड बाय साइड तुम्हें याद हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ता हूं. नेक्स्ट, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ऑफ कोर्स ऊपर और नीचे सेम यूनिट्स है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी तो होगा ही होगा. इट्स रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ रेशियो of the magnetic flux density B in the substance and the flux density B naught in vacuum in the same field. So mu of R तुम्हारा B upon B naught भी हो सकता है. फ्लक्स डेंसिटी मतलब फील्ड. ठीक है, कितना ज्यादा फील्ड लाइंस है तुम्हारे पास पर यूनिट एरिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फील्ड. ठीक है, डेंसिटी या फिर फील्ड. नाउ द रिलेटिव relation between magnetic permeability mu R and magnetic susceptibility psi of M, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? psi. ठीक है, we call it psi. Now when a substance is placed in a magnetizing field, it becomes magnetized. The total magnetic flux density B within the substance is the flux density that would have been produced by the magnetizing field in vacuum plus the flux density due to the magnetizing substance itself. अब इसका क्या है समझने की कोशिश करो, एक एक लाइन को धीरे धीरे बोलता हूं. When a substance is placed in a magnetizing field, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुमने एक सब्सटेंस को रखा हुआ है, इट बिकम्स मैग्नेटाइज्ड. ऑब्वियस सी बात है. द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी विद इन द सब्सटेंस is the flux density that it would have been produced by the magnetizing field in vacuum. ठीक है, देखो यहां पे मेरे को देखो, मेरे को देखो, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल. नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या जा रहा है? एक मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है. इस इलाके को देखो, यहां इस इलाके को देखो, यहां पे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है प्लस. अब अगर मैंने क्या किया, मैंने एक मैग्नेटिक मटेरियल को इस फील्ड के अंदर रखा. अब इसके अंदर कितना ज्यादा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज कर रहा है इसको. ठीक है, अब वैक्यूम में प्लस तुम्हारे मटेरियल रखने के बाद कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स निकल के आ रही है. व्हाट इज हैपनिंग हियर? दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी विद इन द सब्सटेंस, विद इन द सब्सटेंस, इस सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, इसके अंदर
क्या है? इज द फ्लक्स डेंसिटी दैट वुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन वैक्यूम। दैट मींस जब कोई मटेरियल था नहीं इस इलाके में, इस पर्टिकुलर इलाके में कितनी फ्लक्स डेंसिटी थी, प्लस प्लस तुम्हारा द फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द फील्ड, दैट इज ये प्लस ये। समझ में आ गया? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन वैक्यूम कितना, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस पर्टिकुलर इलाके में कितना ही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी था पहले, प्लस अब तुमने यहां पे एक मटेरियल को रखा हुआ है, इस मटेरियल भी तो मैग्नेटाइज हो गया होगा, है ना? तो इन दोनों का सम होता है तुम्हारा क्या, व्हाट इज इट, द मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। समझ में आ गया? क्लियर है? ये एक और बार विजुलाइज कराना है, नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। इफ I is the intensity of magnetization of the substance, then by definition the magnetic intensity of magnetizing field is given by H की वैल्यू क्या होती है? B upon mu naught minus I. So B की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारा? H into I mu naught, सेम वैल्यू है ना? So but हमें पता है I की वैल्यू क्या होती है? I is equal to ससेप्टिबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय H। तो यहां पे I की जगह क्या लिख सकते हो? ससेप्टिबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय H, फिर H को बाहर निकाल सकते हो तो क्या मिलेगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट H 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, अगेन B इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट H होता है। अब B की जगह क्या लिखोगे? म्यू नॉट H लिखा, दोनों के दोनों साइड से H कट गया, सो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस सही ऑफ M। समझ में आ गया? नहीं है तो नहीं है बोलो, आ गया? तो धीरे धीरे करके तुम्हारा ये बढ़ रहा है। नाउ अब दोनों के दोनों जगह क्या करो? म्यू नॉट से डिवाइड कर, तो क्या मिलेगा? म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होता है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस साई ऑफ एम। इसको डिराइव करना सीखो। ठीक है, सबसे पहले तो तुम्हें सारे के सारे फॉर्मूलाज H इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू, ठीक है, म्यू नॉट। अगला तुम्हारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना, मैग्नेटिक डेफिनेशन याद रख लो बस, द मैग्नेटाइजिंग मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो m अपॉन बी। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास यहां पे? B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस I। ठीक है, इस फॉर्मूला का ही हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस I का फॉर्मूला। नेक्स्ट ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? I अपॉन H। तुम्हारा परमिएबिलिटी क्या होती है? रिलेटिव परमिएबिलिटी, सॉरी तुम्हारा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है तुम्हारा? B अपॉन H। ठीक है, फिर उसके बाद रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी तुम्हारी? म्यू अपॉन म्यू नॉट, या फिर एक और फॉर्मूला है B अपॉन H। एग्जैक्टली, म्यू अपॉन म्यू नॉट या फिर B अपॉन H। अब हाँ, B अपॉन सॉरी B अपॉन B नॉट। ठीक है, अगला नेक्स्ट तुम्हारा फाइनली म्यू ऑफ R इज इक्वल टू 1 प्लस susceptibility. The relative permeability is equal to 1 plus magnetic susceptibility. Relative permeability is equal to 1 plus magnetic susceptibility. Now, the quantity 1 plus magnetic susceptibility is equal to relative permeability is the analogy of dielectric constant in the electrostatics and it is known as relative magnetic permeability. ये क्या होता है? Dimensionless quantity होता है तुम्हारा, है ना? The value of magnetic susceptibility is small and positive for paramagnetic materials. क्यों? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या करते हैं? धीरे धीरे करके अपने अंदर आने वाले, जैसे फॉर एग्जांपल ये मानो एक तुम्हारा क्या है, फील्ड अभी भी ऐसा ही है, ठीक है, फील्ड तुम्हारा यहां से यहां की तरफ जा रहा है, यहां पे तुमने एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रखा हुआ है। पैरामैग्नेट क्या होता है? पिछले 2-3 क्लास से बता रहा हूं मैं, पैरामैग्नेट क्या होता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जब अगर तुम्हारे पास हो तो पैरामैग्नेट कहा जाता है। ठीक है, नाउ अगर ये पैरामैग्नेट है तो क्या करने की कोशिश करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर धीरे से थोड़ा बहुत तो अंदर लाने की कोशिश करेगा, ठीक है, अवॉइड करने की कोशिश नहीं करेगा। समझ में आ गया? अगला, the value of magnetic susceptibility is small and positive for paramagnetic and small and negative for diamagnetic. diamagnetic क्या करेगा? अपने अंदर आने ही नहीं देगा, बिल्कुल क्या बोलते हैं, वो तुम्हारा बाहर ही रखेगा। ठीक है, एक गेटेड कम्युनिटी की तरह होगा, रिपेल करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। समझ में आ गया?
क्यों? व्हाई डज इट रिपेल? क्योंकि उसके पास कोई अलाइन होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। हाँ, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स तो पैड है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अलाइन होने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। Now, the magnetic field B and the magnetic intensity H in a material are found to be 1.6 and 1000 ampere meter per meter. Now, respectively, determine the relative permeability mu of R. Relative permeability mu of R का फॉर्मूला क्या होता है? B is equal to mu is equal to B upon H होता है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला निकल के आ गया। अगला तुम्हारा क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी, और आसान, तुम्हें म्यू पता है, म्यू नॉट पता है, डायरेक्टली फॉर्मूला डाल दो, आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, ससेप्टेबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ससेप्टेबिलिटी? ससेप्टेबिलिटी पी बाय एच तुम्हारा, अरे नहीं, तुम्हें वो दे रखा है ना, म्यू ऑफ आर निकाल चुके हो तुम, तो म्यू ऑफ आर -1 भी तो कर सकते हो, है ना? ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू म्यू ऑफ आर -1, म्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 1 माइनस ससेप्टेबिलिटी, सॉरी 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी होता है, तो ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू म्यू ऑफ आर -1 हो जाएगा। नाउ अगला, a solenoid of 600 turns per meter is carrying a current of 4 amperes. Its core is made up of iron with relative permeability of 5000. That is mu of r दे रखा हुआ है। हाँ, अरे यही तो दे रखा हुआ है तुम्हें। म्यू ऑफ आर की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? 0.127 इंटू 10 टू द पावर 4, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 1.27 इंटू 10 टू द पावर 3 हो गया। हाँ, तो क्या मिला तुम्हें यहाँ पे? क्या है? एक सेकंड रुको, प्रॉब्लम क्या है? 1.27 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 1, सही बोल रहे हो? गलत है ना ये? अरे गलत है ये, आय हाय हाय, यहाँ पे तुम्हारे पास 1.2 1.27 इंटू 10 टू द पावर 3 ही होगा तुम्हारे पास, है ना? देखो ना, 1270 नहीं हो गया ये? 1269। हाँ, अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू ही होगा, निकल के आएगा ना। जीरो पर क्या तुम, हाँ ठीक है। इन्होंने क्या किया लगता है पता है मेरे को? इन्होंने 10 टू द पावर 3 को इग्नोर कर दिया, 1.27 माइनस 1 करके रखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, बुक में थोड़ा करेक्ट कर देना उसको, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। A solenoid of 6000 turns per meter is carrying a current of 4 amps. Its core is made up of iron with a relative permeability of 5000. Mu of R दे रखा हुआ है। Calculate the magnitude of magnetic intensity. Magnetic intensity मतलब H। ठीक है, calculate the magnitude of magnetic intensity, intensity of magnetization I, and the magnetic field inside the core। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? What do you have to find? करंट हमें दे रखा हुआ है, n दे रखा हुआ है, म्यू ऑफ आर दे रखा हुआ है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाँ, बी अपॉन, देखो, हाँ यहाँ पे लिख के रखा देखो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ये तुम्हारा एक सोलेनॉइड है ना ये, हाँ, म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है। सो H इज इक्वल टू क्या होता है? B अपॉन म्यू नॉट होता है। तो इस म्यू नॉट को तुम यहाँ पे लेके जाओ, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन आई के बराबर हो जाएगा तुम्हारे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने डिराइव करके रखा हुआ है इसको, चाहिए तो लिख लो, ठीक है? अपने कॉपी में साइड में लिख लो इसको, है ना? देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड इज इक्वल टू B इज इक्वल टू म्यू नॉट तुम्हारा स्मॉल एन आई के बराबर होता है। सो बी अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू एन आई होता है। एच इज इक्वल टू एन आई, यहां से तुम्हारा एच इज इक्वल टू एन आई निकल के आया। ठीक है, लिख लो इसको, फिर उसके बाद भूल जाओगे इसको। ये लो, ओके, सो तुम्हारे पास क्या निकल के आया? 2400। नाउ म्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्साई एक्सएम हो जाएगा तुम्हारे पास। तो साई एक्सएम की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 5000 दे रखा हुआ है ना, हाँ, 5000 माइनस 1 तुम्हारा 4999, दैट इज 5000 हो गया। सो हेंस हियर साई ऑफ एम इज मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, है ना? हमें क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है सबसे पहले मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एच निकाल दिया हम लोगों ने। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई निकालना है हमें। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, यहाँ पे साई ऑफ एम इज इक्वल टू आई अपॉन एच के बराबर होता है। हाँ, साई ऑफ एम इज इक्वल टू, दैट इज तुम्हारा
मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू तुम्हारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी H के बराबर होता है। ससेप्टेबिलिटी तुमने निकाल दिया, ठीक है। यू अरे वो तो तुम्हारा फॉर्मूला है, इट्स अ फॉर्मूला हम लोग डिराइव किया है सोलेनोइड के लिए, म्यू नॉट Ni करके, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंदर B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni हम लोगों ने डिराइव करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साई ऑफ एम निकल के आ गया तुम्हारे पास, हाँ। साई ऑफ एम अगर तुम्हें पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हियर साई ऑफ एम इज इक्वल टू मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैन बी गिवन एज I इज इक्वल टू साई ऑफ एम इनटू H, क्यों, क्योंकि साई ऑफ एम इज इक्वल टू I अपॉन H होता है, देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू साई एम इनटू H के बराबर हो गया। इसके अंदर बहुत सारे नए नए टर्म्स हैं, इसको किस तरह से मिक्स एंड मैच करना है तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह से तुम लोग अभी ओम्स लॉ के अंदर मिक्स एंड मैच कर सकते हो, है ना, जो भी वैल्यू दे रखा है उसको मिक्स एंड मैच कर सकते हो, इसी तरह से इसमें मिक्स एंड मैच करना सीखना पड़ेगा। सो आई की वैल्यू भी निकल गई। अब फाइनली तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, ये जो नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के बराबर क्या हो जाएगा, E is equal to mu H। म्यू ऑफ आर समझ में आ गया। देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास B इज इक्वल टू म्यू ऑफ आर म्यू नॉट H, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आया कैसे, अब मेरे को ये बता, B अपॉन H की वैल्यू क्या होती है, हाँ, B अपॉन H वो नहीं रे, म्यू की वैल्यू होती है, म्यू, हाँ, रिलेटिव। तो तुम्हारा ये नॉर्मल मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी म्यू की वैल्यू होती है B अपॉन H। सो म्यू इज इक्वल टू ससेप्टेबिलिटी नहीं रे, परमिएबिलिटी, मैं खुद मेरे को कंफ्यूज मत कर रहा हूं, ठीक है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आ रहा, हमें पता है कि कहां गया, इसको देख लेते हैं खुद, हाँ, म्यू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज इक्वल टू B अपॉन H के बराबर होता है। नाउ म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट होता है, देयरफॉर म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू आर म्यू नॉट। अब इसी को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर डाल रहे हैं, B इज इक्वल टू सी, म्यू इज इक्वल टू B अपॉन H, therefore B is equal to mu H, mu of R is equal to mu upon mu naught, mu is equal to mu of R mu naught। इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, इसके अंदर डाल दिया, therefore B is equal to mu of R mu naught H। समझ में आ गया फॉर्मूला कहां से निकल के आया हमारे पास, इसको भी लिख लो, ठीक है। ये जब तुम एग्जाम के लिए पढ़ोगे ना उस समय म्यू आर म्यू नॉट कहां से आया तब तुम लोग सोचते रहोगे, लिखो इसको, राइट इट डाउन, लिख लो। So, magnetic properties of materials. There are several magnetic properties of matter such as diamagnetism, paramagnetism and ferromagnetism. Let's discuss these one by one in detail. ठीक है, सबसे पहला है तुम्हारे पास diamagnetism. What is diamagnetism? A diamagnetic substance are those substances which have a tendency to move from stronger to weaker part of the external magnetic field. ठीक है, that means क्या, अगर तुम्हारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वहां से धीरे धीरे करके वो दूर जाने की कोशिश करेगा। तो diamagnetic substances are those substances which have a tendency to move from a stronger to a weaker magnetic field part of the magnetic field. When a bar magnet of diamagnetic material is placed in an external magnetic field, the field lines are repelled or expelled and the field inside the material is reduced. ठीक है, तो बहुत ज्यादा कम हो जाता है if you have a diamagnetic material placed in a magnetic field. Explanation of diamagnetism. So, diamagnetic substances are those substances in which the resultant magnetic movement in an atom is zero. क्यों? क्योंकि वो paired होता है, ठीक है। When a magnetic field is applied, the electrons having orbital magnetic movement in the same direction slow down and those in opposite direction speed up. ठीक है, तुम्हारा हम सबको पता है एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या करता है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, है ना। हुन्स रूल क्या कहता है, तुम्हारा आखिरी का
सी देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। तुम्हारा स्पिन क्वांटम नंबर क्या दिखाता है, किस डायरेक्शन में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक्चुअली स्पिन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन तुम्हारा जस्ट लाइक अर्थ न्यूक्लियस के अराउंड भी स्पिन कर रहा है, मगर उसके खुद के एक्सिस में भी स्पिन कर रहा है। अगर वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो +1/2, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है तो -1/2। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोगों ने अप्लाई किया, तो अगर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट के सेम डायरेक्शन में अगर है तो, ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड और तुम्हारा मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर इन द सेम डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड अप करेगा। ठीक है, दिस हैपेंस ड्यू टू द इंड्यूस्ड करंट इन अकॉर्डेंस विद लेंस लॉ। लेंस लॉ अगले चैप्टर में हम लोग सीखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर लेंस लॉ होता क्या है। Now, thus, the substance develops a net magnetic moment in the direction opposite to that applied by the field and hence repels it. Bismuth, copper, lead, silicon, nitrogen, and STP, water, and sodium chloride are all examples of diamagnetic substances. समझ में आ गया? तो ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं, बाहर निकाल के फेंक देते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, ये किसके कारण होता है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। नाउ अगला, superconductors Mesner's effect. Now, superconductors exhibit perfect diamagnetism. A superconductor repels a magnet and by Newton's third law, it is repelled by the magnet. ठीक है, this phenomenon of perfect diamagnetism in superconductors is called the Mesner's effect. ठीक है, superconductors क्या होते हैं, they are those conductors which have approximately zero resistance. ठीक है, उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो जाती है, हीट करते ही नहीं है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है आराम से फ्लो कर सकते हैं। सी, मैंने तुम लोगों को बताया है ये चीज कि जो तुम्हारा रेजिस्टेंस होता है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स के ऊपर कोलाइड करने के कारण होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स तो एटम्स जो है तुम्हारा वाइब्रेट करना ही बंद कर दे, इतना ज्यादा ठंडा कर दिया कि वो एटम्स वाइब्रेट करना ही बंद कर दे, तो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। The resistance will almost become negligible. इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टेंस। नाउ सुपर कंडक्टेंस के अंदर भी तुम्हारा डाईमैग्नेटिज्म जब शो होता है, सुपर कंडक्टर्स जब डाईमैग्नेटिज्म शो करते हैं, इस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, Mesner's effect. Superconductors exhibit perfect diamagnetism. A superconductor repels a magnet and by Newton's third law is repelled by the magnet. This phenomenon of perfect diamagnetism in superconductors is called the Mesner's effect. Superconducting magnets have been used for running magnetically levitated superfast trains. है ना, जो जापान में तुम्हारे होते हैं, जो बिल्कुल क्या बोलते हैं, पृथ्वी को छूते भी नहीं है, ऊपर फ्लोट करते हुए जाते हैं, दे आर ऑल टेकिंग प्लेस ड्यू टू द मेसनर्स इफेक्ट। समझ में आ गया मेसनर्स इफेक्ट क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, paramagnetism, the substance which gets weakly magnetized in the direction of the external field when placed in an external magnetic field are called paramagnetic substances. These substances have the tendency to move from a region of weak magnetic field to a region of stronger magnetic field. ठीक है, they get weakly attracted to a magnet. बहुत 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 कम अट्रैक्ट होते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। नाउ एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, द एटम्स ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स पोजेस परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ देयर ओन। क्यों, क्योंकि उनके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है तो उनके पास मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा, एक परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा उनके पास। ठीक है, नाउ ऑन अकाउंट ऑफ द ceaseless random motion of atoms, no net magnetism is seen, but in the presence of an external field V naught, which is strong enough at low temperatures, the individual atomic dipoles can be made to align in the same direction. जब तुम्हारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, हर एक एटम अपने अपने तरह से अपना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को अलाइन करके रखता है। मगर जैसे इट्स लाइक दिस, इमेजिन करो धरती के पास कोई क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू से, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, हर एक कंपास अपने तरह से ऐसे रोटेट करते रहेगा, है ना।
है ना, सिंपल सी बात है। मगर जैसे ही तुमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रखा, क्या हो जाएगा, टक 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 करके सभी के सभी तुम्हारे एक पर्टिकुलर लाइन को तुम्हारा दिखाना शुरू करेंगे। वही यहां पे हो रहा है, ठीक है। तुम्हारा जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड तुम डाल रहे हो, तुम्हारे जितने भी एटम्स हैं वो सभी के सभी उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जा रहे हैं। ऑल द मैग्नेटिक डाइपोल्स आर गेटिंग अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके कारण क्या हो पा रहा है, उस मटेरियल के थ्रू तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जा पा, the magnetic field is able to go through. Now, the field lines get concentrated inside the material, and when, ठीक है, ये जो field lines है तुम्हारे पास, the field lines get concentrated inside the material and the field inside is enhanced. When placed in a non-uniform magnetic field, the paramagnetic materials tend to move from weaker portion से स्ट्रॉन्गर पोर्शंस के पास जाके मूव करना शुरू कर देते हैं। एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो तुम लोगों को मैंने दिखाया है ना। ओह, जो हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है, ferromagnetism. The substance which gets strongly magnetized when placed in an external magnetic field are called ferromagnetic substances. They have strong tendency to move from a region of weak magnetic field to a region of strong magnetic field. They get strongly attracted to a magnet. Ferromagnets हमारे कौन कौन से होते हैं? आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इन्होंने देखना, ये रहा आयरन, तुम्हारा कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, ठीक है। अगला, explanation of ferromagnetism. The atoms in a ferromagnetic material possesses a dipole moment aligned in a common direction over a macroscopic volume called domain. तो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के बीच में फर्क क्या होता है? पैरामैग्नेटिक के बीच में जब कोई मैग्नेटिक फील्ड होता नहीं है तो सारे के सारे जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो डिपेंडिंग ऑन देयर ओन, उनके उनके रिश्ते में वो लोग क्या करते हैं, अपना रैंडमली अरेंज कर लेते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ तभी अपने आप को अलाइन करते हैं जब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रखा जाता है। मगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे द एटम्स इन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पोजेस अ डाइपोल मोमेंट अलाइंड इन अ कॉमन डायरेक्शन ओवर अ मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम। एक मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम को देखा जाए तो लगता है कि ये सभी के सभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑलरेडी अलाइंड है, ठीक है। ईच डोमेन हैज अ नेट मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, ऑलरेडी ओरिएंटेड है। देखो ये सारे के सारे यहाँ पे जा रहे हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे जा रहे हैं, ये सारे के सारे इस तरफ जा रहे हैं। तो एक ओवरऑल डायरेक्शन हमें देखने को मिल रहा है इनसाइड द मटेरियल इवन व्हेन देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, ठीक है। अप्लाई भी नहीं किया तब भी तुम्हें ये देखने को मिल रहा है। आगे देखो यहाँ पे, ठीक है, when we apply an external magnetic field B naught, the domain orients themselves in the direction of B naught and simultaneously the domain grows in size. पहले क्या हो रहा था, पहले तुम्हारे पास ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स थे, ठीक है, देयर वर ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स जिनको हम लोग उनका खुद का डोमेन में रख देख सकते हैं। हाँ, मगर फिर क्या हुआ, एक बंदा आया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर से निकल के आया, ये सभी के सभी गैंग्स को एक ही कंट्रोल के अंदर लेके आया। अब इसके कारण क्या हो रहा है, हर एक एटम अपने आप को फील्ड के अलाउंग अलाइन कर रहा है, इतने स्ट्रांगली अलाइन करके रख रहा है कि क्या बोलते हैं, कभी कभी ये अपने अलाइनमेंट को इसके बाद भी रखते हैं। यू गाइस रिमेंबर, तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि नहीं पता। एक छोटा सा आयरन का नील होता है, उसमें तुम मैग्नेट को ऐसे घिसाते हो ऐसे करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में 10, 20, 30, 40, 50, 60 बार करने के बाद तुम्हारा जो नेल है वो खुद क्या बन जाता है, एक मैग्नेट बन जाता है। कभी किए हो ये? नहीं, ठीक है। So, in some ferromagnetic materials, okay, the magnetization persists. यही इसी की बात कर रहा हूं मैं। In some ferromagnetic materials, the magnetization persists on removal of the external magnetic field. Such materials are called hard magnetic materials or hard ferromagnets or alnicos. The alloy of aluminum, iron and nickel, cobalt and copper is one such material which forms a permanent magnet due to the use and is used among other things as a compass needle, ठीक है। कंपास नीडल जो होता है तुम्हारा, तुम्हें लगता है कि वो जो शेप में तुम्हें नेचुरल मैग्नेट देखने को मिलेगा? नहीं। कोई बैटरी है उसके अंदर? नहीं।
वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, हम लोगों ने एक मैग्नेट को ऐसे रगड़ा है उसके ऊपर, लिटरली, ठीक है। और ये करके देखना तुम लोग, अगर तुमने किया नहीं, 7th क्लास में ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है। 7th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट होता है जहां पे हम लोग पानी रखते हैं, पानी के ऊपर तुम्हें एक पत्ता दिया जाता है, ठीक है। एक पत्ते के थ्रू तुम्हें एक सुई को लेके जाना होता है, और उसको क्या बोलते हैं, एक कंटेनर के अंदर पानी रखा होता है, और उस पानी में वो पत्ता फ्लोट करेगा, वो नीडल उसके ऊपर होने के कारण वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू अलाइन करेगा, और उसको हम लोग उस नीडल को मैग्नेटाइज करते हैं ऐसे, लिटरली इट्स लाइक दिस। अगर तुम्हारे पास ये एक मैग्नेट है, ऐसे करके, बस ऐसे 20 30 40 बार करो, ये जो नीडल है स्लाइटली मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। अल्निकोस, ठीक है। आगे, the relative magnetic permeability of these material is greater than 1000, ठीक है। बहुत बहुत आसानी से अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं, पास करा सकते हैं। हो गया, खत्म हो गया हमारा चैप्टर। नाउ द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ दीज सब्सटेंसेस ग्रेटर देन 1000, मैग्नेट मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड एज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक ऑन द बेसिस ऑफ ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। नाउ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर क्या होता है, नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी होती है, पैरामैग्नेट के अंदर स्लाइट ससेप्टिबिलिटी होती है, फेरोमैग्नेट के अंदर ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर तुम्हारा रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, और तुम्हारा यहाँ पे ये जो रिलेटिव परमेबिलिटी है तुम्हारा थोड़ा कम होता है, यहाँ पे तुम्हारा बढ़ चढ़ के ज्यादा होता है, ठीक है। और अगला तुम्हारा डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए उस मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम से भी कम होता है, ठीक है। परमिएबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लेस देन दैट ऑफ वैक्यूम। यहां पे क्या है, पैरामैग्नेट के अंदर स्लाइटली ज्यादा है, और फेरोमैग्नेट के अंदर तो हर चीज ज्यादा है, तुम्हारा ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है, तुम्हारा रिलेटिव परमिएबिलिटी ज्यादा है, तुम्हारा यहाँ पे परमिएबिलिटी भी ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है तुम्हारे। Hence, E is a small positive number introduced to quantify paramagnetic materials. This is not permeability, ठीक है। E is just a small number. एक एक करके देखते हैं इसको। Now, diamagnetic substances, paramagnetic substances, and ferromagnetic substances. The substance which, when placed in a magnetic field, acquires feeble magnetic opposition due to the direction of magnetic field. That is, तुम्हारा यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक तरफ है, मगर तुम्हारा मैग्नेटिक मूवमेंट दूसरे तरफ है, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, जिसके कारण इसके अंदर कोई मैग्नेटाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। बाकी दोनों के अंदर क्या है, सेम डायरेक्शन में तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रहा है। Therefore, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, ये फीबल मैग्नेटिज्म अक्वायर करेगा, ये बढ़ चढ़ के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म अक्वायर करेगा, ठीक है। दूसरा, the substances are feebly repelled by magnets. अगर तुम एक मैग्नेट को उसके पास में लेके आओगे, ये तुम्हारे मैग्नेट के पास जाने के बजाय क्या होगा, दूर चले जाएगा, ठीक है। दूसरा, these substances are feebly attracted by magnets. और तीसरा, these substances are strongly बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत आयरन के पाउडर को बिछा दो और एक मैग्नेट को वहां पे लेके जाओ, दूर दूर से सारे के सारे पाउडर्स तुम्हारे उसको अट्रैक्ट कर देंगे। नाउ when a diamagnetic solution is poured into a U tube and one arm is placed between the poles of a strong magnet, the level solution in the arm is lowered. क्यों क्यों क्योंकि ये जो सोल्यूशन है ये मैग्नेटिक फील्ड को अवॉइड करने की कोशिश करेगा। ये एक यू शेप्ड ट्यूब है, ठीक है। दिस इज अ यू शेप्ड ट्यूब। अब इस यू शेप्ड ट्यूब के अंदर तुमने क्या किया है, एक मैग्नेटिक फील्ड को वहां पे रखा हुआ है, ठीक है। सो टू अवॉइड द मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे लिक्विड जो है नीचे की तरफ चले जाएगा, जिसके कारण यहां पे इस आर्म में जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ चले जाएगा। दूसरे में देखो, यहां पे क्योंकि ये फीबली अट्रैक्ट होते हैं, यहां पे ऊपर की तरफ जाएगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लिक्विड बन ही नहीं सकते, ठीक है। हाँ, दे कैन नॉट बिहेव एज अ लिक्विड। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में वो तो लोग अपनी मैग्नेटाइजेशन खो देते हैं, ठीक है। यहाँ पे फेरोमैग्नेट्स के अंदर ये देखने को, if a rod of a diamagnetic material is suspended freely between two magnetic poles, its axis becomes perpendicular to the magnetic field. क्यों?
क्योंकि वो चाहता ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड उसके थ्रू हो। दूसरा, पैरामैग्नेटिक रॉड्स बिकम पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आल्सो बिकम पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगला, in non-uniform magnetic field, the diamagnetic substances are attracted towards the weaker fields. They move from stronger to the weaker magnetic field. ये हमें पता है, ये weaker से stronger के पास जाते हैं, ये बढ़ चढ़ के weaker से stronger के पास जाते हैं। तीसरा, their permeability is less than 1, इनकी greater than 1, इनकी much greater than 1. Shape of a diamagnetic liquid in a glass crucible are kept over two magnetic poles. यहां पे क्या हो जाएगा, ये दो अलग अलग मैग्नेटिक पोल्स है, तो हमें पता है, यहां पे देखो, यहां पे और यहां पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को अवॉइड करने के लिए पानी क्या करेगा, सेंटर में अपना एक बल्ज बना देगा। इट विल मेक अ बल्ज एट द सेंटर, ताकि यहां और यहां पे पानी तुम्हारा कम हो जाए। यहां पे क्या होगा तुम्हारे पास, what will happen here, यहां पे तो करके नीचे की तरफ चिपक जाएगा तुम्हारा। अगेन लिक्विड्स तुम्हारे फेरोमैग्नेटिक नहीं होते, ठीक है। इन दी सब्सटेंसेस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फर्दर देन इन एयर। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड अवॉइड करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर रहेंगी, यहाँ पे थोड़े करीब होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सटक के होते हैं लोग, ठीक है। फेरोमैग्नेट्स के अंदर कोई स्पेस देखने को नहीं मिलता, दे आर एक्सट्रीमली क्लोज। अगला, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इज जीरो। यहाँ पे थोड़ा बहुत परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट देखने को मिलता है, यहाँ पे तो बढ़ चढ़ के मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल टेबल। ये चैप्टर तुम्हारा बहुत आसान सा एक चैप्टर है, तुम्हारे जो फॉर्मूलाज है वो सभी के सभी तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर के साथ रिलेटेड है। सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर थोड़ी बहुत इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन, फील्ड, तुम्हारा ससेप्टेबिलिटी, परमिएबिलिटी और तुम्हारा रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। और तो एक और फॉर्मूला, वो जो म्यू आर इज इक्वल टू तुम्हारा 1 प्लस सब क्या बोलते हैं ससेप्टेबिलिटी। बस ये फॉर्मूलाज को याद कर लो, मीनिंग समझ लो, क्वेश्चंस करना सॉल्व कर लो, इस चैप्टर के अंदर पूरे नंबर तुम्हारे आ जाएंगे। समझ में आ गया? इट्स वेरी इजी चैप्टर। अगला, ये है तुम्हारा टॉपिक प्रैक्टिस 2, इसको भी प्रैक्टिस कर लेना। तुम्हारे इस चैप्टर के एग्जाम में मैं टॉपिक प्रैक्टिस 1, टॉपिक प्रैक्टिस 2 और रिव्यू एक्सरसाइजेस में से मैं क्वेश्चंस डालूंगा। समझ में आ गया? फ्रॉम दीज 3 चैप्टर सेक्शंस मैं क्वेश्चन पेपर बना के डालूंगा। क्लियर है बात? चलो ये समरी है तुम्हारा। सो अगेन, इसको इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका क्या है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ के यहाँ पे आओ, फर्स्ट चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर को साइड बाय साइड डिवीजन करते रहो, ठीक है। सो मैं आज की क्लास को यहीं पे खत्म कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही वीडियोस के लिए और सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।